संघर्षों के साए में घंघोर जवानी पलती है, उस ओर जमाना चलता है जिस ओर जवानी चलती है। जी हाँ, कहा जाता है जब जवान देश की सरहदों पे खड़े होते हैं, देश की सुरक्षा करते हैं, तब वो अच्छे होते हैं। लेकिन जब वही जवान देश के युवा जब अपने हक अधिकार की बातें करते हैं तो विद्रोही कहलाते हैं, वो माओवादी कहलाते हैं। जी हाँ, जब वही जवान अपने हक अधिकार की बातें करते हैं, ये बातें सरकार में और सत्ता में बैठे लोगों को नागवार गुजरती है। जब जब तानाशाही चरम पे होती है तब तब विद्रोह होता है। आज हम बात करेंगे नेपाल में लगे हुए आग की। पूरी दुनिया के तानाशाहों के लिए संदेश है, जब किसी भी चीज की अति होती है तो उसका अंत जरूर होता है। पहले बांग्लादेश में, फिर श्रीलंका में और अब नेपाल में। जब जनता की आवाज दबाई जाती है तो यही होता है, जनता एहसास कराती है कि सबसे ताकतवर अगर कोई है तो है किसी भी देश की जनता है। जब जब नेता अहंकारी होते हैं तो जनता यही करती है। जब किसी देश के नेता, व्यापारी या फिर चंद लोगों के इशारे पे काम करते हैं तो ऐसा ही विद्रोह होता है। यह सबक है दुनिया के सारे नेताओं के लिए, सबक है दुनिया के सारे तानाशाहों के लिए कि आप कुछ भी करके आम जनता की आवाज को दबा नहीं सकते हैं। और जब निर्दोष लोग मारे जाते हैं, निर्दोष लोग का हक मारा जाता है, तो यही होता है जो नेपाल में हुआ। जिस देश की पहचान बुद्ध से है, उस देश में बातें आज हिंदू राष्ट्र की जा रही हैं। जिस देश में लोग बुद्ध के वजह से, भगवान बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी की वजह से पूरी दुनिया के लोग आते हैं, उस देश में 1990 से लेके 2025 तक 13 प्रधानमंत्री बनते हैं, जिसमें से 10 ब्राह्मण होते हैं, 3 क्षत्रिय होते हैं। तो क्या हिंदू राष्ट्र की यही परिभाषा है? हमारे भारत देश में भी कुछ लोग हिंदू राष्ट्र पिछले कई सालों से कर रहे हैं। तो उनके लिए भी संदेश है कि एक ही जाति का सत्ता में वर्चस्व रखना, व्यापार में वर्चस्व रखना ही हिंदू राष्ट्र की परिभाषा है, जैसा कि नेपाल में देखने को मिल रहा है। जो मीडिया आज नेपाल के बारे में कह रही है कि नेपाल में बेरोजगारी दर है, नेपाल में भ्रष्टाचार है, नेपाल में करप्शन है, उस मीडिया से हम कहना चाहेंगे कि तुम यह तो कह रहे हो कि 10% नेपाल में बेरोजगारी है, नेपाल के लोग बाहर जा रहे हैं कमाने, तो तुम तब कहाँ मर जाते हो जब भारत ही बैठे लोग, भारत के नेता कहते हैं कि हमने 80 करोड़ को राशन दिया। तो क्या 80 करोड़ लोग बेरोजगार नहीं थे? 80 करोड़ लोग सरकारी नौकरियों में थे, या फिर 80 करोड़ लोग बड़े व्यापारी थे जिसको सरकार राशन दे रही थी 5 किलो? तो यहाँ की मीडिया से भी कहना चाहेंगे कि यहाँ की डॉगी मीडिया जो है नेपाल तो चली जा रही है, नेपाल की घटना को तो दिखा रही है, लेकिन पिछले 2 सालों से मणिपुर जल रहा है, उस पर कोई आवाज नहीं है। पिछले कई सालों से जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, पटना, दिल्ली में धरना प्रदर्शन हो रहा है, लाखों लाखों लोग सड़कों पे एकत्रित हो रहे हैं, लेकिन वहां पे कोई मीडिया कर रही है। जी हाँ, ऐसा नेपाल की सरकार भी वहां की मीडिया को अपने इशारे पे काम करा रही थी, जैसा कि भारत में आज हो रहा है। भारत ने भी यहाँ की जो मीडिया है वो दी, वो भारत के सरकार, केंद्र के सरकार के खिलाफ कुछ भी नहीं दिखाती है। तो पहले तो नेपाल के में बैठे सत्ता के लोगों ने वहाँ की मीडिया को अपने इशारों पे चलाना शुरू किया, और जब उन्हें लगा कि सोशल मीडिया उनके लिए खतरा साबित हो सकती है, सोशल मीडिया की वजह से सरकार जा सकती है, तो उन्होंने एक नियम पारित किया कि सोशल मीडिया के सारे एप्लीकेशन, टिकटॉक को छोड़कर फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब सहित 26 सोशल मीडिया एप्लीकेशन को बैन करने का वो आदेश जारी कर देते हैं। फिर क्या, 8 तारीख को बैन होता है, फिर वहां की जनता सड़कों पे आती है, क्योंकि सोशल मीडिया वहां की जनता के लिए रोजगार का माध्यम था। सोशल मीडिया की वजह से नेपाल में टूरिज्म आते थे, नेपाल में पर्यटक आते थे, और वहां के जनता के जेब में 2 पैसे जाते थे। इसी वजह से जब सोशल मीडिया को सरकार ने बैन किया, तो जो चिंगारी दबी हुई थी सालों से भ्रष्टाचार की, बेरोजगारी की, असमानता की, जातिवाद की, वह चिंगारी जो है आग का रूप ले लेती है सोशल मीडिया के बैन करते ही। सोशल मीडिया के बैन करते ही आम जनता में विद्रोह होता है। जी हाँ, एक ऐसा विद्रोह होता है कि क्या संसद भवन, क्या सुप्रीम कोर्ट, क्या प्रधानमंत्री आवास, क्या राष्ट्रपति आवास, सब जगह को आम जनता घेर लेती है। और सबसे पहले तो जनता सोशल मीडिया के विरोध में कुछ युवा सड़कों पे आते हैं, तो 19 निर्दोष लोगों को नेपाल में बैठे सत्ता के लोगों ने बर्बाद दिया, गोली बर्बाद दिया। निर्दोष 14 से 28 साल के युवा थे। तो यह आग इतनी भयंकर रूप लेती है, कुछ बच्चों की हत्या क्या होती है कि वहां के हजारों लोग एकत्रित होते हैं, फिर क्या संसद भवन, क्या प्रधानमंत्री आवास, क्या सुप्रीम कोर्ट, सबको आग के हवाले करते हैं। और हर नेता को अपना जान जो है
वह बचा के भागने की नौबत आ जाती है। नेपाल के प्रधानमंत्री को वहां की सेना किसी तरीके से बचा के सुरक्षित स्थान पे पहुंचाती है। और तो और वित्त मंत्री को नेपाल की जनता सड़कों पे दौड़ा दौड़ा के मारने का काम करती है। जी हाँ, इन सबके बीच जिसका नाम आ रहा है वह है जेन जी। जेन जी एक ऐसी पीढ़ी है जो डिजिटल युग में पली बड़ी है, जो 14 से लेकर 30 वर्ष 28 वर्ष तक के उम्र के लोग हैं, जो सामाजिक रूप से जागरूक हैं, जलवायु परिवर्तन, मानसिक स्वास्थ्य, विविधता, समानता व सामाजिक न्याय चाहती है। जेन जी के हक की जब बात आती है, जेन जी के जब हक अधिकार खत्म किए जाते हैं, तो मात्र 2 दिनों में जेन जी ने नेपाल की सरकार को आईना दिखाया और मजबूर होकर नेपाल के प्रधानमंत्री को दूसरे दिन ही इस्तीफा देके प्रधानमंत्री की कुर्सी खाली करनी पड़ी। सत्ता में बैठे लोग तलमिला जाते हैं। सबके बीच जो एक नाम आ रहा है जेन जी के इस क्रांति के पीछे, वह आ रहा है नेपाल के ही मूल निवासी जो है बालेंद्र शाह। जी हाँ, बालेंद्र शाह मूलतः नेपाल के मूल निवासी हैं और इनका बौद्ध धर्म से ताल्लुकात है। और बात नेपाल में भी अगर की जाए तो दलित बनाम सवर्ण की ही है, क्योंकि भारत से सटे जितने भी राज्य हैं किसी की भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि ये सारे राज्य जब आप इतिहास का अध्ययन करेंगे तो भारत से समय समय पे अलग हुए। बांग्लादेश की आप बात करेंगे तो 1971 में बांग्लादेश अलग होता है। नेपाल की बात करेंगे तो ऐसा जिक्र है 1904 में नेपाल भी भारत से अलग होके बनता है। तो ये भारत के ही लोग वहां भी, इसी मानसिकता के लोग वहां भी व्याप्त हैं, जो भेदभाव करते हैं जाति के आधार पे, सामाजिक आधार पर, आर्थिक आधार पर। तो वही भेदभाव का वहां पे जो चिंगारी जो आग का रूप लेती है, उसके पीछे एक नाम उभर के आता है बालेंद्र शाह। जी हाँ, बालेंद्र शाह सबसे कम उम्र के नेपाल के मेयर बनते हैं और वह न्याय की बातें करते हैं, क्षमता की बातें करते हैं, समानता की बातें करते हैं और अपने क्षेत्र में सबके लिए एक समान नियम लागू करते हैं। चाहे कोई अधिकारी हो, उनके क्षेत्र में अगर नियम का पालन नहीं करेगा तो उसके लिए वह उसको भी वही सजा जो आम जनता को सजा होती है उसकी बात करते हैं। जी हाँ, जेन जी वहाँ के जो लोग हैं, युवाओं का ग्रुप, वो कहती है कि पैसे हमारे हैं, इस पे ऐश और अय्याशी नेता कर रहे हैं। ये चीजें सोशल मीडिया पे काफी वायरल हो रही थी। पैसे हमारे हैं तो उसके बदौलत नेता अच्छी सुख सुविधा ले रहे हैं, नेता के बच्चे विदेश, अमेरिका जैसे फॉरेन में सेटल हो रहे थे नेपाल में, वही घटना आज भारत में भी हो रही है। तो जनता ने कहा वहाँ के कि टैक्स हम दे रहे हैं और सारे सुख सुविधा नेताओं को मिल रहे हैं। यही हाल आज दुनिया के कई देशों में हो रहा है। जब जनता समानता की बात करती है तो सत्ता में बैठे तानाशाह लोगों को यह बातें नागवार गुजरती है, लेकिन पूरे दुनिया के तानाशाहों के लिए सबक है कि संभल जाओ। जब जनता अपने पे आती है तो तुम कितने भी लेयर सिक्योरिटी में रहो, बचोगे नहीं, सुरक्षित नहीं रहोगे। तब या तो जनता के हाथ लगोगे तो पिटाई होगी, या तो जान बचा के किसी तरह भागना पड़ेगा। तो पूरी दुनिया के तानाशाहों के लिए नेपाल की घटना सबक है और इससे सतर्क हो जाइए, सबक ले लीजिए और जनता की आवाज दबाइए मत। और जनता के अगर पैसे से, आप टैक्स के पैसे से आपको गद्दी पे बैठे, अगर जनता के वोट से बैठे हैं, तो भारत नहीं दुनिया के किसी भी देश के अगर आप सत्ता में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, तो वहाँ के बारे में, वहाँ की आम जनता के बारे में सोचना शुरू करिए, काम करना शुरू करिए। नहीं तो फिर वही हाल होगा जो नेपाल का हुआ, बांग्लादेश का हुआ, श्रीलंका का हुआ। और हमारी बातें कैसे लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताएं और अच्छी लगे तो लोगों तक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।